तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्किल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। स्किल डेवलपमेंट या लाइवलीहुड पॉलिसीज के बारे में पढ़ेंगे, जो सरकार प्रोत्साहित करती है पॉलिसीज, उसके बारे में। स्किल डेवलपमेंट मतलब वो कौशल विकास की बात करेंगे। लाइवलीहुड पॉलिसीज मतलब वो आजीविका नीतियों की बात करेंगे। ठीक है, कौशल विकास या आप कह सकते हैं इसको आजीविका नीतियां। आपने सुना भी होगा, सरकार जो है कौशल विकास कार्यक्रम चलाती है, अलग अलग कार्यक्रम चलाती है। उसी में हम एक कार्यक्रम को पढ़ेंगे जिसका नाम है स्टार्टअप इंडिया कैंपेन। स्टार्टअप इंडिया कैंपेन की बात कर लेंगे। स्टार्टअप इंडिया कैंपेन को पढ़ेंगे। कैंपेन मतलब वो अभियान की बात कर लेंगे, कार्यक्रम की बात कर लेंगे। तो देखिए, स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत हम पढ़ने जा रहे हैं वो स्टार्टअप इंडिया कैंपेन को या स्टार्टअप इंडिया अभियान के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले स्टार्टअप के बारे में जानना जरूरी है, और स्टार्टअप को भी हम जानने से पहले कुछ इस क्षेत्र से संबंधित व्यक्तित्व की बात कर लेंगे, कुछ लोगों की बात कर लेंगे, कुछ वैज्ञानिकों की बात कर लेंगे, कुछ बिजनेसमैन की बात कर लेंगे। वो कौन कौन लोग रहे जिन्होंने इस स्टार्टअप में या जो तकनीक के क्षेत्र में, इनोवेशन के क्षेत्र में एक अच्छा योगदान दिया। जैसे सबसे पहला नाम आता है पीटर ड्रकर का, यहां लिख दे रहे हैं पीटर ड्रकर। एक नाम है वो पीटर ड्रकर, जो कि एक वैज्ञानिक भी रहे, साइंटिस्ट रहे, आप इनको लेखक भी बोल सकते हैं, लेखक भी रहे। इन्होंने 1970 में 1970 में एक कॉन्सेप्ट दिया, उस कॉन्सेप्ट का नाम था नॉलेज इकोनॉमी। इनके द्वारा क्या है, 1970 में एक कॉन्सेप्ट दिया गया और उसको बोला जाता है नॉलेज इकोनॉमी। इन्होंने बताया कि भाई, हम अपनी नॉलेज को अपनी इकोनॉमी की तरह क्यों नहीं यूज कर सकते। मतलब हमारे अंदर अगर नॉलेज है, ज्ञान है, तो हम अपने ज्ञान को बेच सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट को इन्होंने 1970 में लाया गया। किनके द्वारा लाया गया, पीटर ड्रकर के द्वारा, जो कि एक वैज्ञानिक भी कह सकते हैं, आप उनको वैज्ञानिक भी थे, लेखक भी थे। ठीक है, अब देख लेंगे दूसरा नाम इस जगत का, टिम बर्नी ली बोला जाता है उनको, टिम बर्नर ली। टिम बर्नर ली जो कि कंप्यूटर साइंटिस्ट रहे अमेरिका के, टिम बर्नियर्स नाम है इनका पूरा।
कंप्यूटर साइंटिस्ट रहे। ये वही टिम बर्नर्स-ली हैं जिन्होंने www या HTTP आप देखते होंगे एक वेबसाइट से पहले जो लिखे आते हैं, ठीक है, जिन्होंने www या HTTP ऐसा देखा होगा वेबसाइट से पहले। जो आप किसी चीज को गूगल पे सर्च करेंगे तो वेबसाइट से पहले ये चीजें लिखी आती हैं। तो ये www HTTP के जनक रहे। कौन जनक रहे? टिम बर्नर्स-ली, जो कि ये क्या थे? कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, ठीक है। तो एक व्यक्ति हमने देखे वो पीटर ड्रकर, और दूसरे हमने देख लिए टिम बर्नर्स-ली, जो कि एक कंप्यूटर साइंटिस्ट है जिन्होंने www या HTTP का खोज की, या इसके जनक कहे जाते हैं, ठीक है। तीसरा नाम लेंगे हम विंटन सेफ का। विंटन सेफ दरअसल एक अमेरिकन डेवलपर रहे। इन्होंने या इनको इंटरनेट का जनक बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है? इंटरनेट का जनक। फादर ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट का जनक। और ये क्या है? फादर ऑफ www HTTP। कौन? टिम बर्नर्स-ली। अब चौथे व्यक्ति के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, वो दरअसल एक अमेरिकन बिजनेसमैन है जिनका नाम है जैक वेल्च। जैक वेल्च ये अमेरिकन बिजनेसमैन है। जैक वेल्च एक अमेरिकन बिजनेसमैन है जो एक कंपनी चलाते हैं ज़ेनपेक्ट नाम से। ज़ेनपेक्ट कंपनी, ज़ेनपेक्ट कंपनी चलाते हैं। ये वही कंपनी है जो कॉल सेंटर चलाती है। क्या चलाती है? कॉल सेंटर चलाती है। दुनिया के सभी कॉल सेंटर्स का जो कंट्रोल होता है वो ज़ेनपेक्ट कंपनी के द्वारा होता है। और एक फैक्ट और यहाँ देख लेंगे, भारत में जो सबसे पहला कॉल सेंटर को शुरू किया गया वो 1995 में गुड़गांव में किया गया। भारत का पहला कॉल सेंटर 1995 में गुड़गांव में शुरू किया गया। यहाँ लिख लेंगे एक फैक्ट, भारत का फर्स्ट कॉल सेंटर गुड़गांव में कब शुरू किया गया? 1995 में शुरू किया गया। तो ये चार महान हस्तियों के बारे में हमने देखा। पहला वो पीटर ड्रकर जो कि एक वैज्ञानिक लेखक भी रहे अमेरिका के। 1970 में 1970 में इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया जिसका नाम था नॉलेज इकोनॉमी। इन्होंने कहा कि हम अपनी नॉलेज को, ज्ञान को बेच करके उससे पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। दूसरे हैं टिम बर्नर्स-ली, ये भी अमेरिका के रहे, कंप्यूटर साइंटिस्ट रहे। इन्होंने खोज की वो www जो कि वेबसाइट से पहले लिखा आता है HTTP, इसकी खोज की। और तीसरे हैं विंटन सेफ जो कि अमेरिका के हैं, कि इनको बोला जाता है इंटरनेट का जनक, फादर ऑफ इंटरनेट। और चौथे हमने जैक वेल्च के बारे में पढ़ा, ज़ेनपेक्ट कंपनी के मालिक रहे, बिजनेसमैन है। ही ज़ेनपेक्ट कंपनी जो
पूरी दुनिया के कॉल सेंटर्स को कंट्रोल करती है। और भारत में सबसे पहला कॉल सेंटर वो गुड़गांव में लगा 1995 में। ठीक है, तो ये हमने 4 महान हस्तियों को देख लिया। स्टार्टअप को समझने से पहले कम से कम मैंने कहा उस क्षेत्र के जो महान हस्तियां हैं उनके बारे में जानना जरूरी है। ठीक है, तो अब बात कर लेंगे हम स्टार्टअप के बारे में। ठीक है, उससे पहले ये आप लोगों ने नोट कर लिया हो तो मैं साफ कर दूं इसको। ठीक है, स्टार्टअप में आ जाइए। तो सबसे पहले स्टार्टअप को हमें क्लियर कर लेना है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है इसको जान लेना है। ठीक है, और डेफिनेशन इसकी हम दोनों तरह से पढ़ेंगे। दोनों तरह से मतलब एक तो इसकी जो टेक्निकल डेफिनेशन है, टेक्निकल डेफिनेशन उसकी बात कर लेंगे, और दूसरा जो गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है उस डेफिनेशन की बात कर लेंगे। जो सरकार कहती है कि भाई ये जो है स्टार्टअप है, इसको हम स्टार्टअप की कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम टेक्निकल डेफिनेशन की अगर बात करें तो उसमें बताया गया है कि स्टार्टअप एक ऐसी कंपनी है जो अपनी इनिशियल स्टेज में है, जो अपनी क्या है आरंभिक चरण में है। स्टार्टअप क्या है? एक ऐसी कंपनी बताई गई है जो अपने आरंभिक चरण में है और इसे पहली पीढ़ी के फर्स्ट जनरेशन के किसी उद्यमी अथवा उसके सह संस्थापक के द्वारा स्थापित किया गया है। मतलब एक ऐसी कंपनी जो अपने अभी स्टार्टिंग में है, इनिशियल स्टेज में है, और उसको पहला जनरेशन मतलब कोई व्यक्ति स्टार्ट खुद से कर रहा है, किसी ने नहीं किया। ठीक है, उससे पहले किसी ने नहीं किया। अगर वो व्यक्ति फर्स्ट जनरेशन से है, वो उद्यमी है या उसका कोई सह संस्थापक है कि द्वारा स्थापित की गई हो और कुछ उसमें टर्म्स हैं, उन टर्म्स के आधार पर वो वर्क कर रही हो, वो देख लेंगे। या वो टेक्निक है, उन टेक्निक के बिहाफ पे वो वर्क कर रही है। तो सबसे पहले थोड़ा इसको क्लियर कर लेते हैं, तब वो टर्म्स देख लेंगे। तो इसमें क्या बताया गया, टेक्निकल जो डेफिनेशन है उसमें हम देखेंगे कि स्टार्टअप एक ऐसी कंपनी है, स्टार्टअप एक ऐसी कंपनी है जो अपने आरंभिक चरण में है, इनिशियल स्टेज में, जो अपने आरंभिक चरण या इनिशियल स्टेज में है, मतलब अभी शुरुआत है उसकी, और इसे पहली पीढ़ी के किसी उद्यमी और इसे पहली पीढ़ी फर्स्ट जनरेशन के किसी उद्यमी या आप कह सकते हैं कि सह संस्थापक के द्वारा स्थापित किया गया हो, उद्यमी या सह संस्थापक के द्वारा स्थापित किया गया हो, स्थापित किया गया हो, और वो कुछ तकनीक पर कार्य कर रही हो, वो तकनीक अभी बता देंगे। ठीक है, और वो
निम्नलिखित, यार ऐसे बोल दीजिए, निम्नलिखित तकनीक पर कार्य कर रही हो। आप निम्नलिखित में आप देख सकते हैं कि एक तो वो डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी पर काम कर रही हो, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी। डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी का मतलब है कि इसका हिंदी में विघटनकारी तकनीक भी बोलते हैं इसको। तकनीक पर काम कर रही हो। अब इसको क्लियर कर लेंगे, ठीक है, और डिटेल में कर लेंगे। अभी सिर्फ नाम लिख लेंगे क्योंकि अभी हमें डेफिनेशन क्लियर करनी है दोनों वे से, एक तो टेक्निकल वे से एंड दूसरा गवर्नमेंट के थ्रू। गवर्नमेंट क्या स्टार्टअप की डेफिनेशन देती है, तो सिर्फ अभी नाम देख लेंगे इन टेक्निक का। और दूसरा है इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। दूसरा क्या है? इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। इनोवेटिव टेक्नोलॉजी को आप हिंदी में नवाचार तकनीक या अभिनव तकनीक भी कह सकते हैं। अभिनव तकनीक, ठीक है। तो अब देख लीजिए, अब क्लियर कर लेते हैं स्टार्टअप की डेफिनेशन। टेक्निकल डेफिनेशन क्या होती है? इसमें बताया गया कि स्टार्टअप एक ऐसी कंपनी है जो अपने इनिशियल स्टेज में है, अपने आरंभिक चरण में है, और इससे पहले जो पीढ़ी है, इसकी जो फर्स्ट जनरेशन है, इससे पहली पीढ़ी के किसी उद्यमी या संस्थापक के द्वारा स्थापित किया गया हो। कहने का मतलब है एक ऐसी कंपनी जिसको पहले किसी ने स्थापित नहीं किया, ठीक है, जो स्थापित करने वाला वो पहला व्यक्ति है, वो फर्स्ट जनरेशन है, ठीक है। तो वो कंपनी साथ ही साथ इन तकनीक पर कार्य कर रही हो। तकनीक वो कौन सी है? डिसरप्टिव है और दूसरा इनोवेटिव है। एक ऐसी स्टार्टअप ऐसी कंपनी होती है जो अपने इनिशियल स्टेज में है और जो अपनी फर्स्ट जनरेशन के उद्यमी या संस्थापक के द्वारा स्थापित की जाती है और जो इन दो तकनीक पर काम कर रही हो, वो हो जाएगी टेक्निकल डेफिनेशन स्टार्टअप की। क्लियर हो गया इसका? ठीक है, एक क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक। अब देख लेंगे कि ये लिखा है सर कि डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी, तो ये क्या होता है? डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी के बारे में जान लेंगे, फिर उस इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो यहीं लिख देते हैं एक तकनीक थी हमारी डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी की बात कर लेंगे। नाम से ही आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं विघटनकारी या तकनीक के बारे में हो रही है। इसका मतलब क्या है? इसमें पूरा विघटन हो जाता है। तो इसकी डेफिनेशन ये कहती है कि जो पुरानी तकनीक है, पुरानी तकनीक को पूरी तरह से 360 से बदल दिया जाए। 360 एंगल मतलब एकदम रूपांतरण कर दिया जाए। पुरानी तकनीक को, पुरानी तकनीक को पूरी तरह से, पूरी तरह मतलब वो 360 डिग्री एंगल पर बदल दिया जाए, बदल दिया जाए। पुरानी तकनीक को, किसी पुरानी तकनीक को 360 डिग्री एंगल पर बदल दिया जाए। जैसे उदाहरण के तौर पे आप समझ सकते हैं मोबाइल की एप्स होती हैं। एग्जाम्पल्स आप ये समझ सकते हैं जैसे मोबाइल्स की ऐप होती हैं। मोबाइल ऐप में आप देखोगे कि ऐप अपडेट होती रहती है, ठीक है, अपडेट होती रहती है। हो सकता है जब वो अपडेट हो कि जो उसमें पहली पुरानी तकनीक है उसको ही पूरा बदल दिया जाए, उसको ही पूरा बदल दिया जाए, पूरा एकदम चेंज कर दिया जाए, तो वो आएगी डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी में, ठीक है, विघटनकारी तकनीक में आता है। उदाहरण के तौर पे फॉर एग्जांपल आपने मोबाइल ऐप के बारे में,
दूसरा आप ये भी कह सकते हो, जैसे चैट बूट होता है, चैट बूट मतलब ऐप है, ऐप की बात कर लेंगे। जिस तरह से मान लीजिए कि बिग डेटा कंपनी है, बिग डेटा कंपनी वो गूगल की बात करेंगे, ठीक है। तो जो गूगल है ये क्या करती है, डेटा कलेक्ट करती है, ये डेटा कलेक्ट करती है। तो ये भी क्या है, एक स्टार्टअप कंपनी है जो कि डेटा कलेक्ट करती है। क्या करती है, डेटा कलेक्ट करती है। हालांकि ये सब्जेक्ट जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। ऐप की बात करें, जैसे आप देखोगे कि एक गूगल ऐप है, आप एंड्रॉइड अगर इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आप एक बोलने का होता है कि जैसे बोला जाता है कि गूगल, आप बोलने से सब कुछ हो जाएगा, ठीक है, बोलने से सब कुछ हो जाता है, गूगल असिस्टेंट बोला जाता है। इसी तरह से अगर कोई बच्चा आईफोन इस्तेमाल कर रहा है तो उसमें सीरी होता है, ठीक है, हाँ सीरी, ठीक है, वहां पे सीरी बोला जाता है। तो ये क्या है, जैसे मोबाइल ऐप है, एकदम पुरानी तकनीक से नई तकनीक में ले आए, 360 बदल दिया गया। तो अगर ऐसा है तो उसको बोला जाएगा डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी, उसको बोला जाएगा डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब बात कर लेंगे, दूसरा था हमारा इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। तो इनोवेटिव का मतलब होता है कि नए सिरे से प्रारंभ तकनीक, एकदम नए सिरे से, पहले कुछ थी नहीं उसके बारे में, तो नए सिरे से प्रारंभ तकनीक, ये होगी हमारी इनोवेटिव में, यही लिख देते हैं। इनोवेटिव टेक्नोलॉजी की बात करें तो आप इसको कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि नए सिरे से प्रारंभ तकनीक, नए सिरे से स्टार्ट टेक्नोलॉजी, नए सिरे से प्रारंभ तकनीक अगर है तो उसको हम बोलेंगे इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, उसको हम बोलेंगे इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। क्लियर हो गया भाई टेक्नोलॉजी में? हाँ क्या अभी क्या लिखा है इसमें, कहाँ लिखा हुआ है नए सिरे से? मतलब से क्या मतलब है, ये क्या बात है ये? मतलब से क्या मतलब, इसमें कहाँ लिखा है ऐसा? इसमें साफ साफ लिखा है, टेक्निकल जो डेफिनेशन है, स्टार्टअप एक ऐसी कंपनी है, ये क्या है, कंपनी है स्टार्टअप, तकनीक की बात नहीं हो रही है, कंपनी है। पहले मेरे को ध्यान से समझा करो, स्टार्टअप क्या है, एक ऐसी कंपनी है, जो हम बता रहे हैं वो तकनीक है। अंतर है कि नहीं? स्टार्टअप एक कंपनी है, नोट अ टेक्नोलॉजी एक कंपनी है, ठीक है। स्टार्टअप एक कंपनी है जो अपने अभी क्या इनिशियल स्टेज में है। जैसे आपने अक्सर सुना होगा, लोग कहते हैं कि मैंने एक स्टार्टअप स्टार्ट किया है, इसका मतलब कि उसने एक कंपनी स्टार्ट की है। दूसरे शब्दों में इसका मतलब ये नहीं कि मैंने तकनीक खोली है, ऐसा कोई नहीं कहेगा, ठीक है। तो स्टार्टअप क्या है, एक कंपनी है, और वही इनोवेटिव क्या है, एक टेक्नोलॉजी है। अंतर क्लियर हो गया इसमें, ठीक है। तो डेफिनेशन को एक बार फिर से देख लेंगे, आप लोग अलर्ट रहोगे तो ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। देख लीजिए, टेक्निकल डेफिनेशन की बात करें हम स्टार्टअप की, तो वो होती है कि स्टार्टअप एक ऐसी कंपनी है जो अपनी इनिशियल स्टेज में है और जिसको पहली पीढ़ी, फर्स्ट जनरेशन या के उद्यमी या किसी सह संस्थापक के द्वारा स्थापित किया गया हो। तो इससे तो क्लियर होगा, स्टार्टअप क्या है, कंपनी की बात हो रही है, ठीक है। और ये कंपनी इन तकनीक पर वर्क कर रही है, ये कंपनी इन तकनीक पर वर्क कर रही है। तकनीक कौन कौन सी है, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी एंड दूसरा इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी क्या कहती है कि पुरानी तकनीक को पूरी तरह मतलब 360 डिग्री आप उसको बदल दें तो वो आ जाएगी डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी में, ठीक है। तो जो डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी है, अगर उसको उस पर काम कर रही है कोई कंपनी, तो क्या वो स्टार्टअप में नहीं आएगी? आएगी, ठीक है। वही दूसरा क्या है, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। इसका मतलब क्या होता है कि एकदम से नए सिरे से प्रारंभ तकनीक,
तो नए सिरे से प्रारंभ तकनीक पर अगर कोई कंपनी काम कर रही है तो क्या वो स्टार्टअप में नहीं आएगी? आएगी। ठीक है, तो ये क्या थी? एक स्टार्टअप की टेक्निकल डेफिनेशन थी। क्लियर हो गया ये? ठीक है, दूसरा देखेंगे हम, जो गवर्नमेंट के द्वारा दी गई एक डेफिनेशन है स्टार्टअप की। ठीक है, उसको क्लियर करेंगे। ये अगर हो गया हो तो साफ कर दूं इसको। ठीक है, इसको साफ कर देते हैं और आगे देखेंगे जो गवर्नमेंट ने इसकी डेफिनेशन दी है स्टार्टअप की, उसको देखेंगे। इसलिए मैं कहता हूं आप लोग थोड़ा अलर्ट रहिए। ये करंट अफेयर है, इसमें जो है थोड़ा आपको अलर्ट होना पड़ेगा। इसमें ये नहीं कि आपको रूटीन वर्क वाला जो सब्जेक्ट होता है जिसमें आप थोड़ा घर पे जाके ही पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, ऐसे में ये तो करंट अफेयर है, इसमें थोड़ा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, अब डेफिनेशन हम देख लेंगे जो गवर्नमेंट ने डेफिनेशन दी है स्टार्टअप की। तो गवर्नमेंट की डेफिनेशन को हम यहाँ लिख लेंगे। गवर्नमेंट क्या कहती है, सरकार क्या कहती है स्टार्टअप के बारे में, स्टार्टअप को कैसे डिफाइन करती है? तो सरकार के अनुसार सरकार के अनुसार हर वह कंपनी या व्यापारिक इकाई, सरकार के अनुसार हर वह कंपनी या व्यापारिक इकाई जो भारत में पंजीकृत है, जो कहां पंजीकृत है? भारत में पंजीकृत है, और उन्हें 5 वर्ष नहीं हुए हैं। भारत में पंजीकृत है पर उन्हें अभी 5 वर्ष नहीं हुआ है, और उनकी सालाना राजस्व 25 करोड़ से कम है। मतलब उनका टर्नओवर क्या है? अभी 25 करोड़ से कम है। एनुअल टर्नओवर, सालाना राजस्व की बात करें तो वो 25 करोड़ से कम है। साथ ही साथ वो इनोवेटिव टेक्नोलॉजी पर वर्क करती हूँ, नवाचार तकनीक पर, प्रौद्योगिकी पर वर्क करती हूँ, कार्य करती हूँ, काम करती हूँ, और साथ ही साथ वो बौद्धिक संपदा आधारित प्रौद्योगिकी पर काम करती है। तो उसी को बोलते हैं स्टार्टअप, उसी को बोला जाएगा स्टार्टअप। ये किसने डेफिनेशन दी? सरकार ने। टेक्निकल डेफिनेशन आपने पहले समझ ली थी। तो सरकार क्या कहती है कि हर वह कंपनी या व्यापारिक इकाई, यहाँ थोड़ा लिख लेंगे, तो हर वह कंपनी या व्यापारिक इकाई, हर वह कंपनी या व्यापारिक इकाई जो भारत में पंजीकृत है, मतलब इंडिया में रजिस्टर्ड है, इकाई जो भारत में पंजीकृत है, भारत में रजिस्टर्ड है, उन्हें 5 वर्ष नहीं हुए हैं। कंडीशन दे दी इन्होंने कि एक तो क्या है, उन्हें 5 वर्ष नहीं हुआ है, अभी 5 वर्ष नहीं हुए हैं, सालाना राजस्व भी 25 करोड़ से कम है, सालाना राजस्व 25 करोड़ से कम है, नवाचार प्रौद्योगिकी पर काम करती है, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी पर वर्क करती है, नवाचार प्रौद्योगिकी पर काम करती है, बौद्धिक संपदा आधारित तकनीक पर काम करती है, बौद्धिक संपदा तकनीक या प्रौद्योगिकी पर काम करती है,
इंटेलेक्चुअल हो, ठीक है, तो उसे क्या बोला जाएगा, स्टार्टअप बोला जाएगा। सरकार ने क्लियर कर दिया कि हर वह कंपनी या व्यापारिक इकाई जिसके लिए ये शर्तें दी गई हैं, अगर वो इन शर्तों को पूरा करती है तो वो स्टार्टअप में आ जाएगी, वो एक स्टार्टअप कंपनी हो जाएगी। वो शर्तें क्या है कि हर वह कंपनी या व्यापारिक इकाई, एक तो पहली कंडीशन क्या है, जो भारत में पंजीकृत है, इंडिया में रजिस्टर्ड होनी चाहिए। दूसरा, उन्हें 5 वर्ष नहीं हुआ है, अभी शुरू हुए। तीसरा, सालाना राजस्व 25 करोड़ से कम है। चौथा, नवाचार प्रौद्योगिकी पर काम कर रही हो, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी पर काम कर रही हो। और पांचवा, वो बौद्धिक संपदा टेक्नोलॉजी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी टेक्नोलॉजी पर वर्क कर रही हो, ठीक है। तो अगर ऐसे शर्तें पूरी करती है तो उसको हम बोलेंगे स्टार्टअप। ये किसने डेफिनेशन दी, सरकार ने, ठीक है। अब सरकार ने ये सब चीज क्यों दिया, क्योंकि भाई आगे आप देखोगे जब फंडिंग आएगी स्टार्टअप को तो सरकार, जो केंद्र सरकार है, वो पूरा सहयोग करती है, अभी पढ़ेंगे उसमें, ठीक है। तो सबसे पहले हमने स्टार्टअप की डेफिनेशन देख ली। डेफिनेशन वो टेक्निकल डेफिनेशन और गवर्नमेंट के द्वारा जो दी गई है उन डेफिनेशन को देख लिया, ठीक है। अब देखेंगे रजिस्टर्ड की बात हुई है, पंजीकृत की बात हुई है, इसको साफ कर दें, इसको साफ कर देते हैं। ठीक है, तो अब देख लेंगे स्टार्टअप को रजिस्टर्ड कैसे किया जाएगा। मान लीजिए आपने कोई स्टार्टअप स्टार्ट किया है तो आप उसको रजिस्टर्ड कैसे करोगे, कौन कौन से अधिनियम के तहत आप रजिस्टर्ड करोगे, उसको ये जानना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपने कुछ सोच लिया आइडिया और आपने स्टार्टअप के लिए सोच लिया और यही नहीं पता कि हमको रजिस्टर्ड कैसे करना है, क्या प्रोसीजर है उसका। तो स्टार्टअप रजिस्टर्ड की बात कर लेंगे। स्टार्टअप रजिस्टर्ड की बात करेंगे, इसके पूरे प्रोसीजर को समझ लेंगे। तो स्टार्टअप रजिस्टर्ड में हम सबसे पहले एक एक्ट की बात कर लेंगे जिसको बोला जाता है कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी अधिनियम 2013 की बात करेंगे। कंपनी अधिनियम वो इसमें प्राइवेट कंपनीज के लिए है, ध्यान रखना। ये जो है पीवीटी कंपनीज के लिए है। कंपनी अधिनियम 2013 की बात करेंगे। कंपनी अधिनियम 2013 ये कहता है कि इस अधिनियम के तहत कंपनियों के निर्माण, उनके दायित्व, उनके निदेशक डायरेक्टर तथा उनकी संपत्ति आदि का रेगुलेशन करेगा, नियमन करता है। ये अधिनियम क्या करता है कि कंपनी के निर्माण, उनके दायित्व क्या होंगे, उनके निदेशक तथा उनकी संपत्ति आदि का नियमन करती है ये अधिनियम, ठीक है। तो इसमें देख लेंगे, थोड़ा सा लिख लेंगे तो सही रहेगा। कंपनी अधिनियम 2013 क्या कहता है कि कंपनी के निर्माण की बात करता है। कंपनी के निर्माण, कंपनी के निर्माण, उनके दायित्व, उनके निदेशक, उनके दायित्व, उनके निदेशक, उनकी संपत्ति, उनकी संपत्ति आदि का नियमन करता है। कौन करता है? कंपनी एक्ट। तो कंपनीज एक्ट के बारे में ये दिया होता है कि
का ये अधिनियम कहता है कि कंपनी के निर्माण की बात करेगा, उनके दायित्व क्या होंगे उसकी बात करेगा, उनके निदेशक की बात करेगा, उनकी संपत्ति आदि के संबंध में जो भी नियम कानून होंगे, रेगुलेशन होंगे, उसकी बात करेगा। कौन करेगा? ये कंपनी अधिनियम या कंपनीज एक्ट 2013 की बात करेंगे, 2013 की बात करेंगे। ठीक है, तो पहले आपको अपने स्टार्टअप रजिस्टर करने के लिए इस अधिनियम के तहत ये प्रक्रिया अपनानी होगी। दूसरा देखेंगे हम पार्टनरशिप फर्म, या इसको आप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट भी बोला जाता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट वो 1932 में लाया गया। दूसरा एक्ट है हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इस अधिनियम के तहत पार्टनरशिप से आप समझ लेंगे नाम से ही साझेदारी की बात हो रही है। तो जो साझेदारी फर्मों है, तो साझेदारी फर्म्स का नियमन करना है। इस अधिनियम का क्या है? इस अधिनियम के तहत साझेदारी फर्म का नियमन करना। मतलब ये अधिनियम बताता है, ये प्रावधान देता है कि किस तरह से आपको साझेदारी फर्म का नियमन करना है, उसके लिए नियम बनाता है, अधिनियम है। उसमें बातें जो लिखी हैं, उनका टर्म्स जो लिखे हैं, कंडीशन जो लिखी हैं, उनको फॉलो करना है। ये किस चीज के लिए है? ये स्टार्टअप को रजिस्टर्ड करने के लिए है। ठीक है, और तीसरी चीज है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, यहां लिख देते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 की बात कर लेंगे। सीमित देयता साझेदारी अधिनियम 2008, इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में LLP भी लिख सकते हैं इसको, एक्ट 2008। ये तब है कि अगर दो या दो से अधिक व्यक्ति जो कि एक लाभ कमाने के लिए साझेदारी करते हैं, ठीक है, लाभ कमाने के लिए अगर वो व्यापार में साझेदारी करते हैं या एक दूसरे से संबद्ध होते हैं, अटैच होते हैं, ठीक है, तो उनको नियमन के लिए, उस कंपनी के नियमन के लिए एक दस्तावेज पे वो आप लिख सकते हैं। वो दो व्यक्ति एक दस्तावेज पे लिख सकते हैं कि हम दो व्यक्ति फला फला कंपनी को चलाना चाहते हैं, इसमें साझेदारी है, ए व्यक्ति और बी व्यक्ति, ठीक है, और एक डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं और उस डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर्ड के रजिस्टर्ड होते हैं कि नहीं? अरे जो एसडीएम वगैरह आप तहसीलों में देखोगे, ठीक है, एक ऑफिसर होता है, गवर्नमेंट ऑफिसर, तो रजिस्टर्ड को देना होगा और बताना होगा कि भाई देखिए आप हमें सर्टिफिकेट दे दीजिए, किसका? वो LLP का सर्टिफिकेट दे दीजिए। क्यों? क्योंकि हम दो व्यक्ति लाभ कमाने के लिए एक स्टार्टअप को स्टार्ट कर रहे हैं, कंपनी को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो दरअसल क्या है, उसके लिए सर्टिफिकेट के लिए इसमें जो दिए गए नियम है, जो नियम दिए गए हैं वो फॉलो करने होंगे, ठीक है, तब जाके आपका स्टार्टअप रजिस्टर्ड होगा, ठीक। तो स्टार्टअप रजिस्टर्ड करने के लिए ये 3 नियम है। पहला है, अगर आप अकेले जो है उसके होल्डर से बनना चाह रहे हैं
तो आपको कंपनी एक्ट 2013 के थ्रू रजिस्टर्ड करना होगा अपने स्टार्टअप को, जिसमें क्या है, ये अधिनियम बताता है, एक्ट बताता है कि आपकी कंपनी का निर्माण कैसे होगा, उनके दायित्व क्या होंगे, उनका निदेशक, डायरेक्टर एंड उनकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करेगा। ठीक है, अगर आप साझेदारी के थ्रू रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं, कोई पार्टनर बनाना चाहते हैं, तो आपको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को फॉलो करना होगा, इसके दिए गए प्रावधानों को फॉलो करना होगा, जो कि बताता है साझेदारी फर्म का नियमन, तब जाके आपका स्टार्टअप रजिस्टर्ड हो जाएगा। अगर आप 2 से अधिक व्यक्ति के साथ साझेदारी करना चाहते हैं, ठीक है, इसमें सिर्फ साझेदारी था, एक होगा या एक दूसरा व्यक्ति, इसमें क्या आप 2 से अधिक व्यक्ति के साथ, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति के साथ साझेदारी करना चाहते हैं, रजिस्टर्ड करना चाहते हैं, तो आपको एक डॉक्यूमेंट तैयार करना होगा जिसमें ये दिया होगा कि हम 2 व्यक्ति या 2 से अधिक व्यक्ति, इतने लोग जो हैं एक लाभ कमाने के लिए इस कंपनी को रजिस्टर्ड करते हैं, और उस डॉक्यूमेंट्स को आपको गवर्नमेंट, एक रजिस्टर्ड होते हैं, उनको तहसील में होते हैं, उनको सौंपना होगा और उनसे कहना होगा कि प्लीज आप हमारे जो है, प्लीज भी ना लगाइए, मतलब आपको कहना होगा कि आप जो है हमारी कंपनी का रजिस्टर्ड कर दीजिए। किस एक्ट के थ्रू करना होगा फिर वो रजिस्टर्ड? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के थ्रू। ठीक है, तो तीनों भी पता चल गया। स्टार्टअप को रजिस्टर्ड कैसे कर सकता है, वो सिंगल व्यक्ति है तो कौन सा अधिनियम फॉलो होगा, एक्ट, अगर 2 है तो कौन सा, 2 से अधिक हैं, 2 या 2 से अधिक हैं तो उसके लिए कौन सा, ठीक है, कौन से एक्ट के लिए वो रजिस्टर्ड कर सकते हैं। क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, अब देख लेंगे, हमने देख लिया कि स्टार्टअप के डेफिनेशन को समझ लिया हमने, ठीक है, और साथ ही स्टार्टअप रजिस्टर्ड कैसे होता है ये समझ लिया। अब देखेंगे ये जो स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम है, कैंपेन है, तो स्टार्टअप इंडिया कैंपेन की बात करें, प्रोग्राम की बात करें, तो इसके उद्देश्य क्या है, क्योंकि हम पढ़ रहे थे स्टार्टिंग में स्टार्टअप इंडिया कैंपेन को। ठीक है, स्टार्टअप इंडिया कैंपेन को समझने से पहले हमने स्टार्टअप को अच्छी तरह से जान लिया। अब देख लेंगे स्टार्टअप इंडिया कैंपेन के उद्देश्य। ठीक है, स्टार्टअप इंडिया कैंपेन के उद्देश्य के बारे में, तो इसको साफ कर दें। इसको साफ कर देते हैं। स्टार्टअप इंडिया के उद्देश्य की बात कर लेंगे। स्टार्टअप इंडिया के क्या उद्देश्य हैं? भारत में स्टार्टअप बिजनेस इकोसिस्टम को सुधारना। पहला क्या है? भारत में स्टार्टअप बिजनेस इकोसिस्टम को सुधारना। भारत में स्टार्टअप बिजनेस इकोसिस्टम को सुधारना। ठीक है, दूसरा, अब सुधारना, ठीक है, अब इसमें भी इकोसिस्टम में हो सकता है नए नए इनोवेशन हो। भाई स्टार्टअप है तो इनोवेशन की तो बात करेंगे ही, तो सेक्टर अलग अलग होते हैं। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई इनोवेशन हुआ तो उससे क्या होगा, एग्रीकल्चर सेक्टर आगे बढ़ेगा। एग्रीकल्चर सेक्टर की बात कर लेंगे। एग्रीकल्चर सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी इसमें जोड़ लेंगे। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर को भी जोड़ेंगे इसमें। हेल्थ केयर सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर को भी जोड़ेंगे। एजुकेशन सेक्टर,
भाई एजुकेशन सेक्टर में भी तो इनोवेशन हो सकता है। क्या सोशल सेक्टर की बात नहीं करेंगे? सोशल सेक्टर की भी बात कर लेंगे। सोशल सेक्टर कि अब कचरे को इस्तेमाल करके एक नई तकनीक के द्वारा कचरे का भी सदुपयोग किया जा रहा है। ये कूड़ा कचरा है, उसका भी तो समाज हित में भी आ रहा है। एनवायरमेंट की सेक्टर की भी बात हो रही है, इकोसिस्टम सुधार हो रहा है। तो वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, हेल्थ केयर सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, या सोशल सेक्टर हो, या फिर और कोई भी सेक्टर हो, इन सबको बेहतर करना, इन सब में बेहतर सुधार करना, इन सब में क्या करना? बेहतर सुधार करना, बेहतर सुधार करना। ये उद्देश्य किसका रहा? स्टार्टअप इंडिया का। ये उद्देश्य है स्टार्टअप इंडिया का। तो क्लियर हो गया। स्टार्टअप इंडिया को हमने समझ लिया था, दोनों डेफिनेशन समझ ली थी, ठीक है। जो कि मैंने पढ़ रहा था स्टार्टअप इंडिया कैंपेन के बारे में। तो स्टार्टअप इंडिया कैंपेन से पहले हमने स्टार्टअप को समझ लिया, दोनों डेफिनेशन समझ ली, टेक्निकल एंड गवर्नमेंट के द्वारा जो दी गई है। उसके बाद हमने टेक्निक को भी समझ लिया, कौन कौन सी टेक्निक या टेक्नोलॉजी यूज होती है, क्या है। उसके बाद हमने देख लिया कि जो स्टार्टअप इंडिया कैंपेन है, स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम है, इसका एम क्या है, उद्देश्य क्या है, ठीक है। और उद्देश्य है कि भारत में एक तो स्टार्टअप बिजनेस इकोसिस्टम को सुधारना, जिसमें चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, हेल्थ केयर सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, या सोशल सेक्टर हो, इन सबको बेहतर करना, इन सब में बेहतर सुधार करना, ठीक है। हाँ, ये भी देख लेते हैं आपने स्टार्टअप को आप कैसे रजिस्टर्ड करेंगे, वो भी क्लियर हो गया था, ठीक है। तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। हाँ।